Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about one nation one election. हाँ तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस जो वीडियो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। वह वन नेशन एंड वन इलेक्शन। वन नेशन जैसे कि आप जो है पिक्चर से जान ही रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों आपने इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या संवैधानिक प्रोविजन है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो आजकल न्यूज़ मीडिया में भी प्रिंट मीडिया में भी छाया हुआ है, क्या ये संभव है? क्या सरकार इस तरह के जो है क्या-क्या कानून लाने जा रही है? तो इसके क्या फ फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं? तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बने रहो। तो अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें क्या है, एक लोकसभा है, राज्यसभा है और जो संसदीय प्रणाली है उसके 3 पार्ट है। जो हमारा संसद है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आता है, ठीक है? तो संसद का निर्माण क संसद कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से जो हमारे स्टेट लेवल पे जो है उसमें विधानसभा होता है, ठीक है? जो विधानसभा असेंबली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल दैट इज़ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन है वो एक साथ कंडक्ट करने हैं, एक साथ ही इलेक्शन कराने हैं। उसको जो जो पॉलिसी ला रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, किसकी चेयरमैनशिप में? फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है हाल ही में, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन। उनको ये बोला गया है कि इस कमेटी को ये बोला गया है कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के बारे में देश में एक्सप्लोर करो, इसको स्टडी करो कि वेदर वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए जो है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने इसमें 5 दिन का जो एक स्पेशल सेशन, पार्लियामेंट सेशन, आपको पता है पार्लियामेंट 3 सेशन लेते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन। लेकिन बीच में कुछ जो मुद्दे होते हैं विशेष जिस जो देश की इम्पोर्टेंस के लिए, ठीक है? जो इम्पोर्टेंस है जैसे इमरजेंसी है या उस तरह के लिए जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर रहती है संविधान में कि वो कुछ स्पेशल सेशन भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसकी इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो है एक 5 दिन का सेशन पार्लियामेंट का कॉल किया है, जो सितंबर 18 से सितंबर 22 तक चलेगा। तो अगर हम रिपोर्ट्स के देखें तो सेंटर इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन बिल। तो इसका सीधा-सा मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है वो एक राज्य एक इलेक्शन, एक राज्य एक मतदान पर जो है एक कानून लाने जा रही है इन 5 दिन के जो सेशन है पार्लियामेंट में। क्या ये जो प्रथा है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये नई है, व्यवस्था नई है या ये पहले से चली आ रही है? नहीं दोस्तों, ये जो है हमारे देश में पहले से भी थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ये जो है अपने आप ये बंद हो गई थी। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। इंडिया की देखें अगर हम लोकसभा और विधानसभा के जहाँ पे इलेक्शन जो है 1967 से पहले जो है इकट्ठा होते थे। 1951 का इलेक्शन देखें आप, 97 57 का देखेंगे, अगर 62 का देखें, 67 का देखेंगे, तो ये 4 इलेक्शन जो है एक साथ हुए थे जिसमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या है 1968 और 1969 में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व पहले ही डिसॉल्व कर दी, यानी कि 5 साल का टर्म रहता था इसका। अभी भी 5 साल का टर्म है, लेकिन कई बार जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएँ हैं राज्य की, वो जो है 5 साल से पहले ही उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो उस वजह से क्या हुआ, जो इलेक्शन 5 साल हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के होने थे, उसके टाइम के बीच में डिफरेंशिएशन आया। तो अगर हम हाई लेवल कमेटी की बात करें जो अभी हाल ही में गठित की गई है, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को स्टडी करने के लिए, तो उसके अध्यक्ष कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। और जो अगर हम मेंबरशिप देखें उसमें टोटल 8 मेंबर थे, हालाँकि अभी 7 रह गए हैं। जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने ये जो प्रोपोज़ल डिक्लाइन कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम जो कमेटी में भाग नहीं लेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह हैं, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप हैं और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं और
फॉर्मर विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी। ये अभी 7 मेंबर्स की कमेटी है जो इसको स्टडी करेंगे। ये कमेटी क्या करेंगे, अगर हम इस कमेटी की बात करें, द हाई लेवल कमेटी विल एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द होल्डिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शंस। ये क्या करेगी, एग्जामिन करेगी, और एग्जामिन करने के बाद स्टडी करेगी, उसके बाद रिकमेंडेशन देगी सरकार को कि वेदर देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, म्यूनसिपैलिटी एज वेल एज पंचायत। जो ये सारे इलेक्शन है, छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, पंचायत लेवल के हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं, विधानसभा के हैं, फिर लोकसभा के हैं, तो इन सारे इलेक्शंस को एक साथ क्या कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इट विल ऑल्सो रिकमेंड स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स टू द, या अच्छा उसके बाद देखो अगर जो कानूनी उसमें क्या पेच आने वाले हैं, अगर ये पॉलिसी लाने जा रही है सरकार, तो इसमें कानूनी क्या क्या ग्लिचेस आएंगे उसको भी स्टडी करेंगे ये कमेटी, और उसके बाद देखेंगे कि संवैधानिक तौर पर क्या संशोधन किया जाए। जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 1951 है, इनमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इससे पहले भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम अभी जो है स्टडी हो रहा है, ये उससे पहले 3 अलग अलग कमेटियों ने इसको ऑलरेडी स्टडी कर दिया, ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, नीति आयोग ने भी हाल ही में अपनी इसमें रिपोर्ट दी थी। तो अभी जो ये है, ये फोर्थ कमेटी है, ठीक है, कहने का मतलब फोर्थ एंटिटी है जो इसको स्टडी कर रही है। तो अगर इस तरह की पॉलिसी सरकार को लानी है, तो उसके लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, अगर हम संवैधानिक प्रोविजन देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तो आपको जैसे मैं बता देता हूँ कि जो हमारे इलेक्शंस हैं, हमारे जो वोट्स हैं, वो 3 कानूनों से बंधित हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये 3 कानून जो है मेजर, उसमें सारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो इन तीनों में क्या क्या संशोधन की जरूरत पड़ी, सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर हम मोटा-मोटा देखें तो लगभग 5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, अगर ये पॉलिसी ग्राउंड में उतारनी है, ये पॉलिसी लानी है। तो आर्टिकल 83 2, अगर हम 83(2) आर्टिकल की बात करें संविधान का, तो इट सेज कि लोकसभा का जो टर्म है दैट शुड नॉट एक्सीड 5 ईयर्स बट मे बी डिसॉल्व्ड सूनर। ये लोकसभा का जो टर्म है उसके बारे में बात करें, 83(2) आर्टिकल है जो संविधान का, वो कह रहा है कि लोकसभा का टर्म 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे टर्म्स हुए जो 5 साल से पहले ही भंग कर दिए गए, जिसमें किसी को पर्याप्त सीट ना मिलना, उस तरह से। तो आर्टिकल 85(2)(b) की बात करें हम, तो ये कहता है कि डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस, ठीक है। अगर जो न्यू हाउस बनाना है वो जनरल इलेक्शन के बाद ही करेंगे। आर्टिकल 172(1) ये कहता है कि स्टेट असेंबली अनलेस अनलेस सूनर सस्पेंडेड डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। इसमें भी देखो अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, 5 साल की तो बात कहता है, करता ही है ये आर्टिकल, लेकिन ये कहता है कि उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, देयर आर द प्रोविजंस। तो आर्टिकल 174 2b ये कहता है कि गवर्नर हैज़ पावर टू डिसॉल्व असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अगर कैबिनेट बोलें कि जो सत्ताधारी दल हैं वो अपना बहुमत खो चुका है, अपना विश्वास खो चुका है, तो गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व इट प्रीमैच्योर। 5 साल से पहले भी इसको जो है राज्यपाल डिसमिस कर सकता है सरकार को। तो द गवर्नर कैन अप्लाई हिज माइंड व्हेन द एडवाइस कम्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर हुज मेजोरिटी इज इन डाउट। गवर्नर के पास ये पावर दी हुई आर्टिकल 174(2)(b) में, कि वो पहले उसको भी डिसॉल्व कर सकता है। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें, फिफ्थ इशू इसमें आर्टिकल 356 आ रहा है, जो उसमें प्रेसिडेंशियल रूल, जो आप देखते हैं हिमाचल के कई स्टेट्स में जो है प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी पास्ट में लग चुका है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, जहाँ पे सरकार को ये लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है, कैबिनेट को ये लगता है कि वहाँ की सरकार है वो जो है, जो सिचुएशन है उस तरह की पैदा हुई है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे आसानी से नहीं हो जाता कि सरकार ने बिल लाया और वो पास हो गया है। तो उसके लिए भी देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द वोट। 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि 66, 100, अगर 100 मेंबर्स में से 66 मेंबर्स वो जो है हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के लिए। ए कंसेंसस ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नीडेड। इसमें मैं आपको बता दूं कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर ये
लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो देन बिल इज नीड टू बी रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अगर हम 28 स्टेट्स हैं तो उसमें से लगभग 14 स्टेट्स का इसमें एग्री होना जरूरी है। इस रेजुलेशन को रेटिफिकेशन स्टेट्स का जरूरी है, तभी ये बिल पास होगा। कंट्रीज वेयर ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ प्रोविजन आर हैपनिंग, ऐसी कोई कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोविजन पहले से भी एप्लीकेबल हैं या चल रहे हैं इस तरह की पॉलिसीज। यस, साउथ अफ्रीका, the elections to national as well as the provincial legislature are held simultaneously for the 5 years and municipal elections are held 2 years later। साउथ अफ्रीका में इस तरह की ऑलरेडी प्रोविजन हैं। अगर हम स्वीडन की बात करें, इलेक्शन टू द नेशनल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लोकल बॉडीज these are held on a fixed date that is second Sunday in the September of 4 years। हर साल हर 4 years के बाद जो सितंबर का सेकंड संडे है वो उस डेट पे इलेक्शन होते हैं, ये फिक्स्ड है उनका। अगर हम यूके की बात करें, द पार्लियामेंट इज गवर्न बाय द फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011। अगर हम मेरिट्स की बात करें दोस्तों, अगर ये जो है वन नेशन वन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है भारत में तो उससे होने वाले क्या फ़ायदे हैं। अगर हम फ़ायदे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग्स। आपको पता है कि जनरल इलेक्शन अगर हम लोकसभा के देखें, फिर पंचायत के देखें, विधानसभा के देखें, म्यूनसिपैलिटीज़ के देखें, उसमें क्या है काफ़ी सारा जो है एक्सपेंडिचर हो जाता है। काफ़ी सारी इसमें मशीनरी लगती हैं, फोर्सेस लगते हैं, स्टाफ लगता है। तो अगर हम इस तरह की एक साथ इलेक्शन करें तो मे बी ये जो बर्डन है वो बार-बार इलेक्शंस का बर्डन कम हो जाएगा। अगर हम दूसरा कि स्टेबल गवर्नेंस हो सकता है। साइमल्टेनियसली इलेक्शन की वजह से क्या है, स्टेबल और कंटिन्यूअस गवर्नेंस के चांसेस हैं, बिकॉज़ उसमें क्या है लॉन्ग टर्म की पहले से प्लानिंग रहेगा कि जो है सरकार का जो टर्म है वो 5 ईयर्स का है, उस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे। अगर हम एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कैन एलोकेट देयर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम, मैन पावर एंड मोर एफिशिएंटली व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड टुगेदर ऑप्टिमाइजिंग देयर कैंपेन। रिड्यूस्ड वोटर फैटिग सबसे इंपॉर्टेंट है। विद फ्यूअर इलेक्शन साइकिल्स वोटर में एक्सपीरियंस लेस फैटिग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वोटर्स हैं वो लेस थकान महसूस करेंगे, क्योंकि उनको एक इलेक्शन में ही वोट देना है सबको, क्योंकि बार-बार इलेक्शन होते हैं। आप देखते होंगे हार्डली 70, 60, 65, 75, 80% से ये मतलब कि मैक्सिमम इतना तक वोटिंग हुआ है। इससे ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं होता है। एनहांस्ड पॉलिसी फोकस पॉलिटिशियन एंड गवर्नेंस कैन फोकस मोर ऑन द गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग रादर देन बीइंग कंसिस्टेंटली प्री ऑक्युपाइड विद द इलेक्शन कैंपेनिंग। अगर 5 साल का इस तरह का फिक्स टर्म होगा, मान लो विधानसभा का, लोकसभा का, तो जो है पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट्स हैं, उनका फोकस किस में रहेगा, पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में, रादर देन इलेक्शन कैंपेनिंग या हर 2 साल बाद जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं 2-3 साल में, तो फिर वो सारे के सारे जो पॉलिटिशियन है वो कैंपेन में चले जाते हैं। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, इसके कॉन्स की बात करें, तो उसकी क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं। लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस तो रहेगा। लॉजिस्टिक्स इतने एकदम से टास्क फोर्स कहाँ से निकालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होंगे उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हर्डल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स तो मिनिमम करनी पड़ेगी। उसके बाद पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड 52 में भी प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं। वेदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या फेडरलिज्म को ये इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है तो ये जो है इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा आर्टिकल 13 का। Impact on regional parties, smaller or regional parties may feel disadvantage of synchronized election as they do not have resources visibility to compete at the national level। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको नेशनल लेवल के साथ जो है, आपको पता है फिर लोकसभा के इलेक्शन, अगर विधानसभा, म्यूनसिपैलिटी ये सारे आए तो फिर छोटी छोटी पार्टीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फाइट करने में। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, वोटर फैटिग एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो उसके बाद वोटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उनका लाइफ स्पैन है वो केवल ईवीएम मशीन का 15 ईयर्स का है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम ईवीएम को जो है केवल 3 बार ही लाइफ टाइम में यूज़ कर सकते हैं, उनके टर्म में 3 बार, केवल 3 इलेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल। अगर आर्टिकल 356 अमेंड नहीं किया तो वन नेशन वन पोल जो है इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, एक छोटा सेशन वन नेशन वन इलेक्शन पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम
अगले सेशन में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद।